Hello everyone. So welcome to the 15th series on behalf of Masterminds. तो 15 ये हर संडे एक सीरीज चलती है जो मास्टरमाइंड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, मास्टरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करती है। इसमें सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ जर्नी, स्पिरिचुअलिटी, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए मास्टरमाइंड ने एक ओपन प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया है। तो हर संडे ये सीरीज सुबह 10 बजे 10 से 11 बजे होती है, तो हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इन द लास्ट शिफ्टिंग सेशन हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किया था, हीलिंग द इनर डिवाइड। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला था, और उसके बाद बहुत लोगों ने बोला था कि इसे और डिटेल में और गहराई में जाके हमें समझना है। तो इसके लिए इसका ये जो नेक्स्ट है उसी का कंटिन्यूशन ये सेशन है। तो बहुत सारे लोग अभी सेशन में आए हैं, आएंगे। तो कुछ लोगों ने ये सेशन इसका पार्ट 1 पहले ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, और कुछ लोग अभी आज नए आएंगे। तो नए आए हुए लोगों के लिए आज फिर से रिवीजन भी होगा। तो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन के लिए। और स्टार्ट करने के लिए मैं फिर से आई वेलकम प्रतीक सर। Thank you, Vaibhav. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you all of you for joining. पिछले सेशन में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया, यूट्यूब पे सुना, रिक्वेस्ट किया कि इसके बारे में हमको और थोड़ा अच्छे से जानना है, तो इसीलिए आज का सेशन हमने अरेंज किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। और माय इंट्रोडक्शन इज दैट आई एम फ्रॉम पुणे and I'm a certified coach. My educational background is I'm a master of social work और स्पिरिचुअलिटी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये कुछ मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। इस पे काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये मेरे बारे में है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन से 3 विचार है जिसने दुनिया को हिला डाला। 3 थॉट्स, 3 आइडियाज दैट शुक द वर्ल्ड। सबसे पहला जो है वो चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी। उससे पहले लोग समझते थे कि हमको भगवान ने बनाया और ये क्रिएशन जो है ये भगवान ने बनाया है। चार्ल्स डार्विन ने जब इवोल्यूशन थ्योरी दी तब लोगों की आंखें खुल गई कि हम तो इवॉल्व हुए हैं, दुनिया तो इवॉल्व हुई है और हम एनिमल से इवॉल्व हुए। दूसरा विचार अल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी, E = mc², जिसके वजह से स्पेस में जाना। प्रतीक सर, सॉरी इंटरप्शन के लिए सो सॉरी। आई थिंक थोड़ा एक डिस्टरबेंस आया था 10-15 सेकंड के लिए। तो ये थियरी फिर से एक बार क्विकली आप रिपीट किए तो किया तो आज सही रहेगा। अभी अच्छा क्लियर है? अभी वॉइस सभी के लिए क्लियर है, आई होप। और अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी स्टेबल है। तो जस्ट एक क्विक रिकैप हो जाए अभी जो ओके ओके, हाँ हाँ, यस, थैंक यू। सभी को सुनाई दे रहा है ना? कमेंट्स में भी बोल सकते हैं कि मेरा आवाज क्लियर है। तो ओके ओके, राइट। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कौन से 3 विचार हैं जिसने दुनिया को हिला दिया। 3 थॉट्स, 3 आइडियाज दैट शुक द वर्ल्ड। सबसे पहला जो विचार है वो है चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी। उससे पहले लोगों को लगता था कि हमको भगवान ने बनाया है और ये दुनिया जो है ये भगवान ने बनाई हुई है। जब चार्ल्स डार्विन ने कहा कि हम तो इवॉल्व हुए हैं, ये दुनिया इवॉल्व हुई है और हम एनिमल्स से इवॉल्व हुए हैं, तब लोग चौंक गए। दूसरा जो विचार है जिसने दुनिया को हिला दिया वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज mc², जिसके वजह से आज जीपीएस टेक्नोलॉजी बनी। आज हम ब्लैक होल के बारे में बात कर सकते हैं, स्पेस में जाना उसके बाद बहुत आसान हो गया। और तीसरा सबसे मुख्य जो विचार जिसने दुनिया को हिला दिया वो है सिगमंड फ्रॉइड का अनकॉन्शियस का विचार।
क्योंकि उससे पहले लोगों को लगता था कि मैं जो हूँ मैं ही डिसाइड करता हूँ अपनी अपने बारे में, मैं ही डिसीजन लेता हूँ, मैं जागरूक अवस्था में जो जीता हूँ वही मैं हूँ। तो जब सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि अनकॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस आपके लिए डिसाइड करता है, अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें हैं, तब लोग चौंक गए। तो ये बहुत बड़ी देन है सिगमंड फ्रॉइड की हमारे लिए, ह्यूमैनिटी के लिए और साइकोलॉजी की दुनिया में। क्योंकि इस अनकॉन्शियस की खोज और साइको एनालिटिक्स जो थ्योरी है उसका आज क्लिनिकल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोपैथोलॉजी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी थ्योरी को अ, हमने हेल्प लिया था पिछले सेशन में समझने के लिए कि हमारे अंदर इनर डिवाइड कैसे बनता है और फिर उसको हील करने के लिए हम क्या करें। तो आइए हम रिवाइज करते हैं कि पिछली बार हमने क्या बात की थी, पिछले सेशन में क्या हुआ था। हम क्विक एक रिवीजन करते हैं। जो लोग ऑलरेडी सुन चुके थे बहुत बढ़िया है, जो लोग नहीं सुना है उन्होंने ये सेशन के बाद जाके प्लीज सुनिए। तो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि पिछली बार हमने क्या देखा। पहले तो हमने समझा कि इनर डिवाइड क्यों है हमारे अंदर, कैसे बनता है, और उसको समझने के लिए, इनर डिवाइड को समझने के लिए हमने थियरी का हेल्प लिया था जो कि सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिसिस थियरी है। तो उन्होंने हमको 3 लेयर्स दिए माइंड के। जो हमारे माइंड में 3 लेयर्स है वो है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, अंदर प्रोसेस कर रहे हो इंफॉर्मेशन। प्री कॉन्शियस जो है वो स्टोर्ड है, उसमें मेमोरीज है जो अभी कॉन्शियस में नहीं है मगर आप सोचोगे तो आ जाएगा। और अनकॉन्शियस में बहुत कुछ है, उसमें हमारे फियर्स है, इमोरल वैल्यूज, अर्ज, ड्राइव, शेमफुल विशेष, ये सब कुछ है। उसके बाद हमने देखा कि पर्सनालिटी थ्योरी और पर्सनालिटी के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है। तो हमने देखा ईड, ईगो और सुपर ईगो होते हैं। ईड जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है, छोटे बच्चे की तरह होता है, वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। उसको सिर्फ एक ही पता है कि मेरी जो विश है, मेरी जो डिजायर है वो अभी पूरी होनी चाहिए, इसी वक्त पूरी होनी चाहिए, और बहुत इम्पल्सिव होता है। सारी हमारी नेचुरल अर्ज इसके अंदर होती है। तो जब बच्चा छोटा होता है, बचपन में छोटा, 4 साल तक, वो पूरा का पूरा ईड होता है। उसके बाद हमने देखा कि सुपर ईगो होता है। सुपर ईगो जो मॉरल वैल्यूज हमको सिखाए जाते हैं बचपन से, तो 3 साल के बाद जब ईगो डेवलप होता है तो सुपर ईगो डेवलप होने लगता है, और वो जो भी उसको सिखाया जाता है, जो भी ट्रेनिंग है इस दुनियादारी की, वो पूरा ले लेता है। और ये पूरा आइडियलिस्टिक है, मॉरलिस्टिक है। ये कंसायंस बनता है हमारे अंदर, विवेक का विचार जो भेद करता है सही और गलत में, ये सुपर ईगो बनता है, और ये मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर हमने समझा कि ये दोनों कैसे अनरियलिस्टिक होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये एकदम अनरियलिस्टिक है, इम्पल्सिव है, मुझे अभी चाहिए, इसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। ये मॉरल वैल्यूज है, मॉरल प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कहता है कि नहीं, दुनियादारी को हमें ध्यान में रखना है। तो ये दोनों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। ये दोनों की जो डिजायर थे, विषय से, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए ईगो है। ईगो क्या करता है, दोनों के बीच का रास्ता निकलता है, दोनों को, दोनों की डिजायर्स पूरी करने के लिए एक बैलेंस रास्ता लेने का पूरा कोशिश करता है। और जब ये बैलेंस रास्ता नहीं निकलता है तब होता है एंजाइटी, तब आते हैं इमोशंस। जैसे कि सुपर ईगो जब सेटिस्फाई होता है तो प्राइड देता है, मगर जब सेटिस्फाई नहीं होता है तब वो गिल्ट देता है, शेम, खराब। और जब ईड है, ईड जब सेटिस्फाई नहीं होता है तो एंगर का फीलिंग आता है, फ्रस्ट्रेशन का फीलिंग आता है, रिसेंटमेंट का फीलिंग आता है। तो ये द्वंद्व जो है हमारे अंदर कंटिन्यूअसली चल रहा है, टग ऑफ वॉर कंटिन्यूअसली ये हमारे अंदर चल रहा है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो ईड, ईगो, सुपर ईगो है, ये लेयर्स ऑफ माइंड में कैसे दिखते हैं। ये कॉन्शियस लेवल है, प्री कॉन्शियस लेवल है, और अनकॉन्शियस लेवल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ईड का, आई वांट इट नाउ,
ईगो कहता है कि आई नीड टू डू अ बिट प्लानिंग टू गेट इट, तो बैलेंस वो रास्ता निकालने के लिए सोचता है। और ये सुपर ईगो है जो आइडियलिस्टिक है, कहता है नहीं, यू कांट हैव इट। सो नेक्स्ट, ये एक हमने मेटाफर समझा था कि सुपर ईगो, ईगो और ईड। तो ईड है छोटा बच्चा, ईगो है मम्मी और सुपर ईगो है पापा। और ये कैसे एक हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया था जिसमें समझा था कि मम्मी को ये दोनों आके बात कर रहे हैं और एक हीटेड आर्गुमेंट हो रहा है। बच्चा कह रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स बैग चाहिए, सुपर ईगो कहता है नहीं मिलेगी। और ये मम्मी जो है परेशान हो जाती है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ इनफ इज इनफ। फिर हमने देखा कि इस एग्जाम्पल में मम्मी मेडिटेशन में बैठ जाती है क्योंकि उनको याद आता है कि जो मेरी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ कि इन दोनों की डिजायर्स मुझे पूरी करनी है हमेशा, वो जरूरी नहीं होती। मैं मेडिटेशन भी कर सकती हूँ और मेडिटेशन में बैठ के वो सिर्फ वॉच करती है, ऑब्जर्व करती है और देखती है कि ये दोनों शांत हो गए। और दोनों शांत भी हो गए, दोनों दोस्त भी हो गए, मतलब नेचुरली अलाइन हो गए, इंटीग्रेट हो गए। ये हमने देखा। फिर इसके बाद देखा कि अ, अगर आपको अ, हमारे अंदर जो एंजाइटी आती है उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, रिप्रेशन करते हैं, सप्रेशन करते हैं और सब्लिमेशन एक है। तो ये रिप्रेशन और सप्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, इसीलिए हमने कल लास्ट सेशन में समझा था। क्योंकि ये जो सारा खेल है अनकॉन्शियस का और हम जो भी भुगतते हैं ये रिप्रेशन और सप्रेशन की वजह से। और फिर बाकी जो हम क्रिएट करते हैं हमारे लाइफ में वो बाकी के डिफेंस मैकेनिज्म से रैशनलाइजेशन है और हम आज समझ में आते हैं। तो डिफेंस हाँ, मैकेनिज्म का क्या रोल है टू हाँ, मेक ए लाइफ? तो डिफेंस मैकेनिज्म हमने ये समझा था कि जब भी दोनों कॉन्फ्लिक्ट में हैं, ईड है और सुपर ईगो है, दोनों के बीच में दो एक्सट्रीम डिजायर्स है और वो कॉन्फ्लिक्ट में है और वो कोई ना कोई हार जाता है। मतलब जैसे सपोज बहुत गुस्सा आया है ना, कुछ हुआ और बहुत गुस्सा आया, तो अंदर एक एंग्जाइटी आएगा, मतलब अंदर एक फ्रस्ट्रेशन का फीलिंग आएगा, तो हमको वो डील नहीं कर रहा है। तो अनकॉन्शियस का तरीका क्या है डील करने का? डिफेंस। जो भी इमोशन बॉडी में उठता है, जो भी होता है, उसको डिफेंस करने के लिए, डील करने के लिए वो डिफेंस यूज करता है। जैसे सप्रेस कर देगा गुस्से को, कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हो गए उसको रिप्रेस कर देगा, रिप्रेस अनकॉन्शियसली होता है। तो ये पहले सेशन में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। यस। अ, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म, तो बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ये हमारे अनकॉन्शियस का तरीका है अपने आप को डिफेंड करने का। क्योंकि अंदर जो इमोशन आया है उसको हैंडल नहीं करना है, नहीं करना इन द सेंस वो इसी तरीके से हैंडल करता है। ये उसका तरीका है डिफेंस करो। तो ये क्योंकि जो बाय एकदम डिफॉल्ट सबकॉन्शियस से ये बाय डिफॉल्ट होता है। बराबर एकदम एग्जैक्टली एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस मेथड है, अच्छा। अनकॉन्शियस का तरीका है, ये डिफेंस करता है। ये हमारा मॉडल है, हम ऐसे ही बने ह्यूमन बींग्स। तो ये था पिछले सेशन तक और हमने देखा कि कुछ लोगों को अगर नेचुरली इंटीग्रेट करना है ईट सुपर ईगो का बीच का गैप जो है वो कम करना है तो क्या करना चाहिए। फिर हमने देखा कैथारसिस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर हमने देखा कि माइंडफुल एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस की जो एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है, वो हमने देखा। सेल्फ रिफ्लेक्टिंग एक्सरसाइजेस, वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि क्या है कि वैल्यूज का ही कॉन्फ्लिक्ट है हमको क्लियर नहीं हमको क्या चाहिए। तो हमको वैल्यूज जो है, कोर वैल्यूज जो है वो हमको डिफाइन करनी है खुद की। और वैल्यूज को हमने समझा, वैल्यू यानी क्या कि कोई बिलीफ है उसको आप पक्का करते हो तो वैल्यू बन जाती है। जैसे कि बिलीफ है, बिलीफ और वो पाउडर है, वो आपने कैप्सूल में डाल दिया तो वो वैल्यू बन जाती है। आइडेंटिफाई करना है हमको हमारे पर्पस को ताकि हम अलाइन हो जाए और फिर हमारे अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, डिवाइड जो है वो कम हो जाए। तो इस सेशन को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और ऐसा मुझे कहा गया कि हमको और जानना है इसके बारे में, तो हम आज बात करने वाले हैं। तो आज हम समझते हैं जहाँ पे हमने एम किया था, डिफेंस मैकेनिज्म से ही स्टार्ट करेंगे हम आज। यस। तो हमने पिछली बार जो डिफेंस मैकेनिज्म देखे थे वो चार थे और हम आज और चार देखने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो अभी थोड़ा इसको डाइजेस्ट करते हैं। आप शेयरिंग बंद कर सकते हैं।
इस पूरी थ्योरी को हम थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं। हमने क्यों समझा इसको, क्या रीजन है इस थ्योरी का हेल्प लेने का। तो ये इनर डिवाइड का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमको देता है, हमको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है कि हमारे अंदर इनर डिवाइड कैसे बनता है। तो ईड है अनकॉन्शियस, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। उसके अंदर डिजायर से विश है और वो पूरी करना चाहता है। और हमको जो ट्रेनिंग मिलता है प्री कॉन्शियस में जो जाता है वो सुपर ईगो बनता है, जो भी दुनियादारी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बड़ा हो रहा है और उसको शादी में ले जा रहे हैं फैमिली में, तो उसको पहले ही बता दे, देखो उधर खाना मिलेगा, एकदम से मत झपट लेना, आराम से एक एक। तो वो सीख लेता है। अच्छा, वो अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना सीख रहा है, उसको रेगुलेट करना सीख रहा है। तो ये बनता है उसका सुपर ईगो। और क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है पूरा ट्रेनिंग ले लेता है और फिर दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और बैलेंस नहीं रख पाता। और यही रीजन है, पूरा जो साइकोपैथोलॉजी है वो यही कहता है कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसका रूट कॉज है एंजाइटी। एंजाइटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हद से ज्यादा, तब मेंटल डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं डिवाइड को। हाँ, एक ऐसा इमेजिन करिए, जितने भी पार्टिसिपेंट है हम सब एक होटल में बैठे हैं या घर में बैठे हैं किसी के, और हमारे सामने अंगूर लाकर रखे हुए धोकर, मस्त खाओ। और हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और अंगूर खा रहे हैं। अरे कल का सेशन, वो संडे का सेशन बहुत अच्छा था, और ऐसा खा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हैं। अब क्या हुआ, एक इंस्टिंक्ट है, हम खा रहे हैं, हम खाते वक्त तो थोड़ी सोच रहे हैं कि हम तो बातें बातों में लगे हुए। और हमने देखा कि जब अंगूर लेने जा रहा हूँ अभी मैं, तो मैं देख रहा हूँ कि अब लास्ट का एक अंगूर बचा हुआ है। तब मेरे माइंड में जो होगा वो होगा डिवाइड। ओके। क्योंकि मेरा इंस्टिंक्ट है कि मैं खा लूं, हम्म। मगर मेरा ट्रेनिंग मुझे बताता है अरे ये अच्छा नहीं है, ऐसा है ना, ये अच्छा नहीं दिखता है, तो मैं क्या करूंगा, अरे अभी खाओ खाओ, लो लो, आखिरी बजाय लो, बाकी लोगों को लो। तो ये होता है हमारे अंदर डिवाइड। हाँ एग्जैक्टली, तो ये यहाँ पे बच्चा होता तो क्या करता, वो डायरेक्टली उठा के खा लेता। एब्सोल्युटली, इसीलिए वो बहुत खुश रहता है। राइट राइट। फ्रॉइड कहता है कि एंजाइटी इज द प्राइस वी पे फॉर बीइंग सिविलाइज्ड। ओ। ओके, तो पहले पहले ईड ईड ऑलरेडी रहता है एक बच्चे के साथ, यस, तो सुपर ईगो उसके ऊपर ये डेवलप हुआ, मतलब दैट इज अ लेयर ऑन इट। राइट राइट। प्री कॉन्शियस लेवल में लेयर है, दोनों अनकॉन्शियस का ही पार्ट है, दोनों अनकॉन्शियस का पार्ट है। और ये कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये आइडियलिस्टिक बन जाता है और ये बच्चा ही है। तो इसको ना और अच्छे से समझते हैं कि ये क्यों है, सुपर ईगो हमारे इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। तो इसके लिए फ्रॉइड ने डेवलपमेंटल फेजेस हमको बताए। तो डेवलपमेंटल फेजेस में उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो जिसको थेरेपिस्ट बनना है, काउंसलर बनना है, टीचर बनना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिनको चाइल्ड डेवलपमेंट करना है, ये उनके लिए बहुत डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मगर आज हम उसको नहीं समझेंगे पूरा डिटेल में, हम बेसिक क्या है वो समझ लेंगे फंडा। कि फ्राइड कहते हैं कि जो डेवलपमेंटल फेजेस है उसमें क्या है, ओरल फेज है, एनल फेज है, फैलिक फेज है, और लैटिन फेज है। तो हर फेज में अगर बच्चे को प्रॉपर बैलेंस नहीं मिला, तो उसका कुछ इम्पैक्ट उसके लाइफ में दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ओरल फेज में बच्चा दूध पीता है माँ का, उसको 6 महीने तक अगर दूध नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसका ट्रेट लाइफ लॉन्ग रहता है। ये थेरीज है, इन पे काफी डिबेट भी है, क्रिटिसिज्म भी है, मगर ये डिनाई नहीं की जा सकती। फिर बच्चे को अगर बहुत ज्यादा दूध पिला दिया तो वो बहुत डिपेंडेंट हो जाता है, बड़ा होके कुछ खास कर नहीं पाता। एनल फेज में क्या बताया है कि एनल फेज में जब वो पॉटी करता है, तो अगर उसको आपने बहुत साफ किया, बहुत साफ सुथरा रखा, तो वो बड़ा होकर ऐसा एकदम पर्टिकुलर हो जाता है और फिर वो इतना परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, बाकी लोगों को तकलीफ देता है, खुद भी तकलीफ क्रिएट करता है, एंजाइटी एंजाइटी क्रिएट कर देता है। और अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो केयरलेस हो जाएगा, एकदम चिंता ही नहीं कुछ। ये सारी थेरीज है।
उसके बाद आता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में अगर उसको ठीक से बैलेंस नहीं मिला तो नार्सिस्ट बन जाएगा। नार्सिस्ट यानी खुद से ही प्यार करने लग जाए, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में समझना। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या कहता है कि पेरेंट जब बच्चा जब बड़ा होता है तो फादर के साथ उसका थोड़ा राइवलरी हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है ये जो मम्मी है मेरा प्लेजर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर है, मेरे को प्यार मिलता है यहाँ से, तो ये मेरे और मम्मी के बीच में बाधा है। तो वो फादर के साथ उसका राइवलरी अंदर चल रहा होता है, और कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा ख्याल भी रखता है यार, ये तो मेरा सुपर ईगो भी डेवलप करता है, मगर एक अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने कहा। और फिर क्या होता है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ अच्छे से तो बच्चा जो हायर अथॉरिटीज है उनको रिस्पेक्ट करता है, फादर को रिस्पेक्ट करेगा, फादर फिगर्स को रिस्पेक्ट करेगा। और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उनका उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और फिर वो किसी को नहीं मानता, बोले मैं किसी को नहीं सुनूंगा, विद्रोही बन जाता है। तो ये थेरीज है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें समझना कि जो ये अगर सॉल्व रिजॉल्व हो जाता है उसका और फादर का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ग्रेसफुली रिजॉल्व हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, फादर फिगर को मानता है। उसको पता चलता है कि ये जो मेरा फादर है ना, इससे 1000 गुना बड़ा एक फादर है जो ऊपर है, वो है भगवान, वो है सब कुछ, वो है फादर। तो वो कौन है? वो कोई बाहर है फादर, ये वही सुपर ईगो है जो हमारे अंदर बैठा है, यही हमारा फादर है। ये इतने वैल्यूज ले लेता है, हायर वैल्यूज हमारे अंदर डाल देता है, यही फादर का काम करता है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट में रहता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए ना, और ये तो बच्चा है, डिजायर है, तो कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? साइंस देखो, वो नहीं बोलेगी कि देखो कोई भगवान है, प्रूफ करेगी। प्रूफ नहीं है तो मानेगी नहीं। तो वो क्या मानते हैं, अंदर क्या है? हम्म। तो सुपर ईगो जो बना है ना, वो है हमारे अंदर बना हुआ फादर फिगर, वो भगवान, वो विवेक बुद्धि। इसीलिए बच्चों के ऊपर संस्कार करना इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो करते हैं। ये थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, लिंक लिंक मिल रहा यस यस। है? यस। तो ये जो सुपर ईगो है ये हमारा फादर फिगर है, हमारे अंदर हमको चेक में रखता है हमेशा। जैसे फ्रॉइड ने एक एग्जांपल क्या दिया था कि घोड़ा है, वो आपका एड है, अनकॉन्शियस घोड़ा, उसके ऊपर घुड़सवार है, वो ईगो है। और इसके ऊपर एक ऐसा बर्ड है, पंछी, जो उसके कान में बात करता है, वो है सुपर ईगो, ओके। जो आपको चेक करता है। मगर प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब ये ओवर हो जाता है, ये जो सुपर ईगो है ना, ये कुछ ज्यादा अनरियलिस्टिक बन जाता है, तब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एंजाइटी का सारा रीजन वो है, बैलेंस नहीं रख पाते, रियलिटी के नजदीक नहीं है जब सुपर ईगो, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि कुछ जैन मुनियों का एग्जांपल आया था कि जैन मुनि जब चलते हैं, गलती से भी अगर चींटी मर गई तो उधर ही खड़े होकर ऐसा ऐसा करते हो, माय गॉड मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हुई। गिल्ट, अननेसेसरी, बहुत ज्यादा गिल्ट, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के तो किया नहीं है। तो अब देखो ये सुपर ईगो जो है, ये गॉड गॉड फादर का जो अंदर फिगर है, वो कितना अनरियलिस्टिक है। तो करना क्या है, ये जो है इसको रियलिटी प्रिंसिपल के नजदीक लाना है, ये सारा कोशिश वो है, समझ में? तो हमने समझा कि ये सुपर ईगो कैसे बनता है। और आप देखोगे कि जो ईगो है ये तीनों लेयर्स में काम करता है। और ईड और ईगो अगर सुपर ईगो को सरेंडर है हम्म। तो अच्छा बोलते हैं, क्योंकि इफ यू हैव टू कंट्रोल योर इड और यू हैव टू ट्रेन योर इड, इट इज सेड दैट आप सुपर ईगो को स्ट्रांग बनाओ। इंट्रोजेक्शन कहते हैं जिसको, ऐसी वैल्यूज आप इंट्रोजेक्ट कर लो जो इनको सबको चेक में रखे। मतलब ये ओके, बैलेंस होना चाहिए। राइट। तो एवरीथिंग इज टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन दिस टू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये तो हमने समझा कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंजाइटी आता है। तो एंजाइटी के डील करने के लिए हम क्या करते हैं,
डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। तो आज हम कुछ 4 डिफेंस मैकेनिज्म है वो समझेंगे। यस। आप शेयर कर सकते हैं। तो पहला डिनायल है। डिनायल माने कि हम जो सच्चाई है उसको मानते ही नहीं है। वो मानना हमको एक्सेप्ट ही नहीं है। जैसे कि कोई शराबी है और आप उसको कहो कि आपको लत है शराब की, तो बोलता है मैं तो, मुझे तो एडिक्शन है ही नहीं। कोई स्मोकर है, आप उसको बोला आपको तो लत लग गई, अरे मैं तो पीता ही नहीं, मैं तो कभी कभी पीता हूँ। तो मानो ही नहीं, सच्चाई को माने, डिनाई करो। और दूसरा है प्रोजेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटीज है हम सामने वाले के ऊपर लाद देते हैं। जैसे कोई लड़की है जिसको मन में ख्याल है कि मैं बॉयफ्रेंड के ऊपर चीट करूं, तो वो क्या करती है, बॉयफ्रेंड को ऊपर इल्जाम लगाती है कि मुझे पता था तू चीट करने वाला है, तू चीट करता है, तू तू। और वो क्या करती है, वो खुद ही उसको वो करने से पहले चीट कर देती। वो अपनी इनसिक्योरिटी उसकी खुद की, वो एग्री नहीं करेगी, सामने वाले पे प्रोजेक्ट करेगी, तू है ऐसा। दैट इज प्रोजेक्शन। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है रिएक्शन फॉर्मेशन। यह भी हम बहुत करते हैं। जैसे कि रिएक्शन फॉर्मेशन यानी क्या कि एक अपोजिट रिएक्शन हम देते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है जो सौतेला है और माँ के अंदर उसके लिए प्यार बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या करती है, बहुत ओवरली लविंग हो जाती है उसकी, क्योंकि उसको समझ में ना आ जाए, तो रिएक्शन फॉर्म कर रही है। किसी के लिए आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत एंगर है, तो उसके साथ आप बहुत जैसे कि कुछ सब बढ़िया है, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा एक रिएक्शन फॉर्म कर, क्यों, उसको हाँ, समझ में ना आए बराबर ना। है। हाँ, 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 ये टोटल अपोजिट रिएक्शन फॉर्मेशन। तो रिलेट हमने कर ऐसा सकते देखा हैं। होगा कुछ मूवीज में, ऐसा देखते हैं कि दो लव स्टोरी देखते हैं और लास्ट में एक हीरो या हीरोइन आती है और कहती है मैं नफरत करती हूँ तुमसे। तो उसने तो 2 घंटा हमारा वेस्ट किया, वो रिएक्शन फॉर्मेशन में वेस्ट किया। अच्छा। क्योंकि 2 घंटे हमको लगता है कि कितना प्यार है, कितना अच्छा है, मगर लास्ट में मोटिव पता चल जाता है। तो दिस इज रिएक्शन फॉर्मेशन। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी हमारे अंदर का जो जो भी इमोशन है वो सामने वाले के ऊपर डिस्प्लेस कर दो। गुस्सा है, बॉस को नहीं डांट सकते, वेटर को डांट दिया, बच्चों को डांट दिया, तो ये हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट। और एक है जो इसमें नहीं है, ये आप बंद कर सकते हैं। दैट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी क्या कि हमारे जो बचपन में हमने एक डिफेंस मैकेनिज्म जो यूज किया था ना, हम बड़े होकर भी वही करते हैं। जैसे कि ऑफिस में बड़ा कोई लड़का है और ऑफिस में कुछ खराब दिन गया, बॉस के साथ झगड़ा हो गया, तो घर पे आने के बाद वो टेडी बेयर को लेकर सो जाएगा, या फिर मम्मी को ये ऐसा पकड़ के सो जाएगा, तो दैट इज रिग्रेशन। तो पुराना जो बचपन का जो डिफेंस मैकेनिज्म था, जो किया था, वो हम अभी करेंगे, दैट इज रिग्रेशन। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म। तो हमने सारे डिफेंस मैकेनिज्म समझ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये डिफेंस मैकेनिज्म हम क्यों करते हैं? हाँ, हमने समझा कि हमारे अंदर ना कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंग्जाइटी आती है, फिर एंग्जाइटी आई तो हमारे अनकॉन्शियस का तरीका है उसको डील करने का, इसीलिए हम डिफेंस करते हैं। नाम में ही है ना, डिफेंस है, डिफेंस मैकेनिज्म। मगर एक्चुअली सवाल ये है कि हम क्यों करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म? रियली इट इज रिक्वायर्ड? वाकई में जरूरत है क्या? जो भी लोग सुन रहे हैं, एक्चुअली में थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए कि हम ऐसा एक, हमारा प्रोग्रामिंग है अनकॉन्शियस, और ये डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज कर रहे होते हैं हमेशा। क्या वाकई में जरूरत है डिफेंस मैकेनिज्म? जस्ट थॉट टू रिफ्लेक्ट। क्योंकि देखो, अगर हमको डिफेंड करना ही है तो हम नेचुरली खुद को डिफेंड कर लेते हैं। कुछ क्राइसिस हो गया, सपोज यहाँ पे कुछ बम फट गया, तो मैं भागूंगा या कुछ कर लूंगा, वो रिफ्लेक्स है, वो तो अपने आप हो जाता है, यस, उसके लिए सोचना ये तो थोड़ी बाय पड़ता डिफॉल्ट हो जाता है, राइट। है। हाँ, तो वो बराबर है, वो डिफेंस है ना, अपने आप को बचाव करने के लिए वो करता हूँ। मगर ये जो है, ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल है यार। राइट, राइट। पहले का जो आपने अभी का जो बताया था आपने, जैसे कि खुद को बताना, खुद बचाना, तो ये नेचुरल है। हाँ, यस, ओके।
मगर ये जो है डिफेंस मैकेनिज्म, ये पूरा साइकोलॉजिकल है, ये और हम ये कर रहे हैं, ये रियली जरूरत है इसका? चलो, तो इसको समझते हैं कि क्यों करते हैं हम डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो एंजाइटी आता है उसको डील करने के लिए अनकॉन्शियस का ऐसा प्रोग्रामिंग क्यों है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्टिंक्ट है अनकॉन्शियस माइंड का, वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन। यस, तो खुद को प्रिजर्व करने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। तो उसका इंस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट दो ही है, एक है सेल्फ प्रिजर्वेशन, एक है प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन यानी बच्चे पैदा करना, ह्यूमन स्पीशीज को आगे बढ़ाना। ये दो उसके इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही बेसिक है। सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अब फिजिकल प्रोटेक्शन तो समझ में आता है, रिफ्लेक्सेस। अब ये साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन क्या है भाई? हम डिफेंस करते जा रहे हैं बचपन से आज तक, क्योंकि हाँ, ये ओवर द टाइम डेवलप हुआ है, राइट? डिफेंस। राइट, राइट, एग्जैक्टली, ये बातचीत से ऐसा मुझे मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपने साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म बोला, ये राइट, ओवर द टाइम आई थिंक डेवलप हुआ है, राइट, राइट? करेक्ट। सिचुएशंस होती है, उसके साथ डील करने के लिए हम अपने अपने तरीके ढूंढ निकालते हैं। राइट, मतलब जैसे बचपन से मैं मतलब जैसे मैं ग्रो हुआ हूँ, कौन हाँ। सी परिस्थितियों में बड़ा हुआ हूँ, कौन से इंसिडेंट्स मैंने फेस किए हैं, तो ये इन सबको मैंने रिस्पॉन्स कैसा किया, या मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिला है, तो राइट। ओवर द पीरियड इन सबका मिलके ये डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म बनने में हेल्प होता है, राइट? हाँ, ओके। मगर इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंटेंशन है ना, ये हमने समझा प्रिजर्व करने के लिए। सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है बहुत बड़ा पॉजिटिव इंटेंशन है, इंस्टिंक्ट है सबकॉन्शियस माइंड का, अनकॉन्शियस माइंड। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के इस पॉजिटिव इंटेंशन की वजह से हम डिफेंस करते हैं खुद को। तो हम समझते हैं कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म की हमने बात की, उसके पीछे क्या है? एक पीछे हमने समझा कि अनकॉन्शियस का सेल्फ प्रिजर्वेशन है, और उसका वो इंस्टिंक्ट है हमको प्रिजर्व करना। मगर ये साइकोलॉजिकल प्रिजर्व क्यों कर रहा है? हमको फिजिकल प्रिजर्वेशन तो समझ में आता है, साइकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन क्यों? क्योंकि उसको लगता है ये मैं ही हूं, अनकॉन्शियस के अंदर जो भी है वो उसको प्रिजर्व करता है। तो इसके पीछे बिलीव्स का बहुत बड़ा रोल है। बिलीव, डिफेंस मैकेनिज्म आता है बिलीफ से, और वो बिलीफ अनकॉन्शियस में है, और अनकॉन्शियस का स्वभाव है सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो उसके ऊपर जब भी अटैक होगा वो डिफेंस कर देगा। ओके। तो जैसे कि कोई ओवर द टाइम कोई भी बिलीफ मेरे अंदर है, हाँ, तो मेरा अनकॉन्शियस उसको डिफेंड करेगा। हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल क्या है, मेरा बिलीफ अगर ये है कि मैं ना बहुत अनवर्दी हूँ। हाँ, ये होता है। हाँ, आई तो एम मैं नॉट अगर मेरा वर्दी। बिलीफ तो अनवर्दी हूँ, तो मैं क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज करूंगा? डिनायल का। हम्म। और मैं खुद को बता अंदर अनवर्दी हूँ, मगर मैं क्या करूंगा? खुद को ऐसे प्रेजेंट करूंगा मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। हाँ, मैं मानने को तैयार नहीं ना। क्योंकि और अंदर ये से नॉट वर्दी है, इसलिए हाँ, मैं दिखाऊंगा बाहर से कि मैं वर्दी हूँ। हाँ, और मैं प्रोजेक्शन भी कर सकता हूँ इसका, कि तू तो कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर जो है वो सामने में प्रोजेक्ट करूंगा ना। तो देखो बिलीफ से कैसे डिफेंस मैकेनिज्म आ रहा है, सारा जो है बिलीफ से। और कॉन्शियस बिलीफ होता है, अनकॉन्शियस बिलीफ होता है, दोनों बिलीफ होता है। सबसे स्ट्रांग होता है अनकॉन्शियस बिलीफ, और हमको पता ही नहीं है कि हमने कब रिएक्शन दे दी। ओह, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस बिलीफ, यस। जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके आधार है हमारी बिलीफ।
और क्योंकि बिलीफ अनकॉन्शियस का पार्ट है और अनकॉन्शियस का स्वभाव है सेल्फ प्रिजर्वेशन, तो वो उसको प्रिजर्व करता है। उसको उसको मालूम नहीं है अच्छा बिलीफ बुरा बिलीफ, वो अनकॉन्शियस है, उसके अंदर जो है वो उसको प्रिजर्व करता है। और बचपन से लेके आज तक हमने जो भी डिफेंस मैकेनिज्म किया वही हम रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछा था, वाकई में जरूरत है क्या, रियली करना है ये, डिफेंस करते रहना है? तो बाहर की दुनिया के लिए तो ठीक है, हम जब काम करते हैं तो हम हमारे डिफेंस की बात करें, वो दिक्कत नहीं है। मगर अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट की यात्रा पर अगर है तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है ऑनेस्ट इंक्वायरी। हमने जो भी किया हमने खुद के साथ बातचीत करनी चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि हमने ये क्यों किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आया कि बिलीफ कितना इंपॉर्टेंट है, और बिलीफ से हमारा सेल्फ डिफेंस जो है मैकेनिज्म जो है वो आता है। यस, यस। क्या इसमें और एग्जांपल कुछ चाहिए आपको? और एक आध एग्जांपल होता तो सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। और राइट, तो हमने समझा कि अगर मेरे अंदर जो है बिलीफ की सपोज मैं वर्दी नहीं हूँ तो मैं प्रोजेक्ट भी करूंगा, मैं सामने वाले को दिखाऊंगा कि तू वर्दी नहीं है, हम्म, एक्चुअली वो मेरे अंदर है। तो ये बिलीफ से आया। एक समझा कि मैं डिनायल भी कर सकता हूँ। और एक अगर सपोज किसी को लगता है बिलीफ अंदर उसके ये है कि ना ये जो इमोशंस दिखाना वीकनेस होता है, हम्म। तो आप बताओ वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा? एनीवन? पिछली बार हमने रिप्रेशन और सप्रेशन भी समझा था, ठीक है? हम्म। हिंट So that is a hint. So anyone can unmute and share कि their thought. अगर अगर मैं मेरे अंदर ये बिलीफ है कि मैं ना इमोशन दिखाना वीकनेस होता है, इमोशन नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करूँ? So let me share once again. चैट भी कर सकते हैं। पिछला स्लाइड है वो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सप्रेशन। Correct. निरूपेश सर, थैंक यू सो मच। करेक्ट, एब्सोल्युटली सप्रेशन करूंगा मैं। तो आप समझ रहे हो कि बिलीफ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हम डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, उसके पीछे बिलीफ होता है, बिलीफ अनकॉन्शियस का पार्ट है, अनकॉन्शियस का इंस्टिंक्ट है सेल्फ प्रिजर्व करना। सो इसमें और ये भी है कि वी आर इनसिक्योर बीइंग्स, तो हम सब लोग जो है इनसिक्योर बीइंग्स है, डरे हुए हैं, और हमको लगता है कि जो भी हमारे अंदर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ये सारा खेल उसका है। ठीक है, आप कर स्टॉप कर सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अभी हमने समझा कि अच्छा ठीक है ऐसा हो रहा है हमारे साथ, मगर ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे होता है? देखो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि रिलेशनशिप में भी ये देखा गया है कि कोई रिलेशनशिप में है और सोचता है कि मैं नहीं झगड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, और देखता है इतना लड़ लिया, इतना झगड़ लिया, इतना कुछ बोल दिया सामने वाले को, बाद में फिर गिल्ट आ रहा है कि अरे यार कुछ ज्यादा ही बोल दिया यार, क्या करूं, मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, मेरे हाथ में ही नहीं था। और ये हमेशा डिसाइड करता है कि नहीं चलो ठीक है, मैं अभी हो गया, अभी मैं नहीं करूंगा। फिर झगड़ा हो रहा है, फिर लड़ाई, फिर से रिएक्शन दे दिया। तो ये लूप है, क्योंकि अनकॉन्शियस जो है वो डिसाइड करता है, वो बहुत बड़ा पार्ट है हमारे 90% से भी ज्यादा। और 10% जो हम सोचते हैं कॉन्शियसली कि हम झगड़ेंगे नहीं, मैं इतना गुस्सा नहीं करूंगा, ये इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमको पता है गुस्सा नहीं करना, हम सोचते भी नहीं करना चाहिए, पर वो वैसा होता नहीं।
ऐसा क्यों? तो ये चेंज, जैसे कि आपने बोला कि हम 10% जो है वो हम कॉन्शियसली जो कर रहे हैं, वो कॉन्शियस एफर्ट है, वो 10% ही यूजफुल है। तो देयर इज समथिंग इन हाँ, आवर सबकॉन्शियस दैट वी नीड टू वर्क ऑन। इसलिए यस, अनकॉन्शियस। इसीलिए यस उनको, इसीलिए जब सिगमंड फ्रॉइड ने ये थॉट दिया था दैट यू आर नॉट द ओनर ऑफ योर हाउस, तो दुनिया हिल गई थी। सबको लगता था मैं ही डिसाइड कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्शियसली जो मैं कर रहा हूँ वही है। हाँ, मगर अनकॉन्शियस डिसाइड करता है। क्यों करता है वो डिसाइड? क्या हुआ हमारे साथ बचपन से लेके आज तक जो हुआ उसको कहते हैं कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग। हम कंडीशनड हो गए, प्रोग्राम्ड हो गए, और हम वही रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन, जो भी अंदर है उसको प्रिजर्व करना है, उसको रिपीट करना हम्म। मतलब हमारे बहुत सारे, जैसे हम जैसे हमारी जर्नी है तो उसमें हमारे बहुत सारे पैटर्न्स कंडीशनिंग बनी, मतलब बन है। राइट। चुकी, प्रोग्रामिंग बन चुकी है। तो कोई भी घटना अगर घटेगी तो उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये हमारा पैटर्न भी तय है ऑलरेडी। हाँ, दैट इज कंडीशनिंग। एब्सोल्युटली, हमारे अंदर कंडीशनिंग हो गई, पैटर्न बन गया है, मैप छप गया है। ऐसा हुआ तो ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा हुआ तो वैसा ही करना चाहिए, और अनकॉन्शियसली कर देते कभी। अनकॉन्शियसली, राइट। तो ये जो भी मार्केटिंग है और जो भी यूज किया जाता है स्ट्रैटेजी, बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस को टैप करने का यूज किया जाता है, और हमको लगता है कि हमने डिसाइड किया। सो ऐसी डिबेट्स भी है, आप गूगल कर सकते हैं कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। हमको लगता है फ्री विल है, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, हम्म। मगर उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स हैं। ये वाकई है, रियली फ्री विल? अच्छा, आओ बात करते हैं। आता है अनकॉन्शियस को समझ। तो जो लोग समझते हैं उनको पता है कि फ्री विल हम बोलते हैं, ऐसा है नहीं। प्रोग्रामिंग हो गई है, कंडीशनिंग हो गई। कंडीशन हम सब एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं। हम सब ने देखा होगा, हमने डिसाइड किया कि हमने मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, 1 घंटा में फोकस करने वाला हूँ अपने काम पे, और देखा कि घंटी बजी टिंग, और एक इंस्टिंक्ट आया, देखा मैसेज देखा, और तुरंत सोशल मीडिया पे ड्रिफ्ट हो गए। जैसे ही सोशल मीडिया पे ड्रिफ्ट हो गए, 1 घंटा हो गया पता नहीं चला। ये हाँ, क्यों हुआ? कंडीशनिंग हुई। राइट। ये रिलेट कर पा रहा हूँ, ये बहुत ही सही एग्जांपल है। और आई थिंक बहुत सारे लोग भी इसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक आईटी पर्सन हूँ। तो जब भी फोकस के साथ काम करने बैठता हूँ तो टाइम स्पैन ओवर द पीरियड मैंने खुद डेवलप इतना किया है कि फोकस का स्पैन बहुत ज्यादा कम हो चुका है। राइट। क्योंकि हमेशा घंटी जब बजती है तो मुझे इंटरेस्ट आता है क्या क्या हुआ होगा। क्या हुआ? तो आई थिंक ये प्रैक्टिस किया है मैंने, तो ये मैंने हाँ। कंडीशन किया है कि जब भी घंटी बजेगी उस पे तरफ जाऊंगा, और उसके में फ्लो में बह जाऊंगा कि व्हाट्सएप देखूंगा, फिर यूट्यूब पे जाऊंगा, स्क्रॉलिंग करूंगा। तो ये कंडीशन हुआ है मेरे साथ। हाँ। यस। और इसका प्रैक्टिस किया है, बहुत दिनों से प्रैक्टिस किया है, तो बहुत स्ट्रांग और गहरा प्रैक्टिस हुआ है। तो अभी यस। ऐसा मैं सोचूंगा नहीं, मैं अभी से नहीं देखूंगा, तो होता नहीं है उतना मतलब ये हाँ। कॉन्शियसली यस। डिसाइड किया मैंने कि अभी नहीं यस। करूंगा, तो हो नहीं रहा। इसीलिए समझना पड़ेगा हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को, सो दैट वी कैन कंडीशन। हम्म। अभी क्या हुआ? कंडीशन कैसे होती? देखो, सेल्फ प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि एग्जाम्पल में ये समझो कि कोई इंसान है, रोज ऑफिस से जाने से पहले क्या करता है वो, उसको लगता है कि सिगरेट पीना चाहिए, तो वो सिगरेट पीता है और घर जाता है। तो पहले कुछ 3-4 दिन वो खुद सिगरेट पीता है और फिर घर जाता है ऑफिस के बाद। तो ऐसा हफ्ता भर वो करता है। उसके बाद वो आधे रास्ते में होता है घर में, और उसको याद आता है, अरे आज तो सिगरेट पिया नहीं, चलो गाड़ी साइड में लो। अब उसको अनकॉन्शियस ने बताया सिगरेट पी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये रोज कर रहा है ना, ये जो रोज करता है ये इंपॉर्टेंट, इसको मुझे ये प्रिजर्व करना है। ये रोज करता हूँ और उसके बाद मुझे कुछ तो मिलता है, कुछ फीलिंग मिलती है। हाँ, ओके। तो उसको प्रिजर्व करो, तो वो खुद ही विचार देने लगता है। तो जब अभी देखो मोबाइल में कुछ बजा भी नहीं होगा तो हम खुद ही जाके चेक करें कुछ आया क्या। हाँ। तो हम कंडीशनड हो गए, हम्म। और हम एक्सपीरियंस किया है। इसके लिए पैब्लो का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, वो हमको डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही कंडीशनड हो गए। हम एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं कि पैब्लो का जो एक्सपेरिमेंट था उसने क्या किया था, कुत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। हम्म। कुत्ते को खाना दिया,
तो खाना देते वक्त उसको सलाइवा आता है ना मुंह में, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, फिर खाने के साथ घंटी जोड़ दी। तो पहले तो सिर्फ घंटी बजाई तो सलाइवा आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर खाना दिया, फिर सलाइवेशन चालू हो गई। फिर क्या किया उन्होंने, खाना देने से पहले घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया। एक कुछ टाइम के बाद पहले घंटी बजाई, फिर कुछ समय के बाद कुत्ते को खाना खिलाया। तो कुत्ते को कंडीशन हो जाता है कि जब घंटी बजती है तो खाना मिलता है। तो तीसरी बार, मतलब जब सिर्फ घंटी बजी, खाना नहीं दिया है अभी तक, सलाइवेशन शुरू हो चुका है ऑलरेडी, वो कंडीशनड हो गया। और यही हुआ है हमारे साथ। हमारा हमारा घंटी मोबाइल में बजता है। उसमें जो भी सोशल मीडिया है वो हमारा खाना बन राइट, जाता है। राइट। थोड़ा थोड़ा लिंक लग रहा है क्या? क्योंकि डायरेक्टली अगर अनकॉन्शियस के बारे में लोग बात करते हैं तो इतना उसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता है कि क्यों करना है। लेकिन हमने देखा कि यार ये है, हमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। और कॉन्शियसली 10% से हम सोचते हैं, डिजायर जो है, इमोशन जो है ज्यादा स्ट्रांग है, और अनकॉन्शियस इमोशन की भाषा में बात करते हैं, वो इमोशन समझता है, हम्म, वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है। और हमने डिफेंस मैकेनिज्म से समझा कि एंग्जाइटी जो आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि हमको लगता है कि हम इनसिक्योर्ड हैं। हमको सिक्योर करने के लिए वो एक डिफेंस यूज करता है। और डिफेंस के पीछे बिलीफ, बिलीफ अनकॉन्शियस के अंदर, अनकॉन्शियस का इंस्टिंक्ट कि प्रिजर्व करो जो भी अंदर है। उसको पता नहीं है अच्छा बुरा। तो सिगरेट की आदत हो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की आदत हो, वो प्रिजर्व करेगा। तो अभी जो आपने ये बात कही कि अनकॉन्शियस को अच्छा बुरा पता नहीं है, राइट। हाँ, तो अच्छी चीजें डाली जा सकती है उसमें। हाँ, एब्सोल्युटली, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। इसी के ऊपर हम अभी आगे बात करेंगे। तो कंडीशनर हमने समझा, इसके ऊपर किसी को सवाल है, कुछ है? आर वी गोइंग राइट? सब लोग विथ आर विथ मी ऑन द सेम पेज? कुछ है तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बात भी कर हैं, सकते बात भी कर हैं। सकते। ठीक है, तो हमने समझा कि कंडीशनिंग का रोल, डिफेंस मैकेनिज्म का रोल। तो अगर हम बचपन से लेके आज तक अनकॉन्शियसली कंडीशन हुए हैं, तो हमको, क्या हम खुद को कॉन्शियसली कंडीशन कर सकते हैं? तो हमको कॉन्शियसली कंडीशन करना पड़ेगा। कैसे? जैसे वो एग्जांपल बताया, वो इंसान रोज ऑफिस जाने से पहले सिगरेट पीता है, उसने कॉन्शियसली पिया ना पहले एक हफ्ता। उसके बाद उसको विचार आने लग गया, अरे आज तो पिया नहीं, फिर आदत बन गई। अब तो कुछ दिन बाद तो विचार ही नहीं, थॉट आएगा ही नहीं उसको, वो डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा, कंडीशन। हम्म। तो कॉन्शियसली कंडीशन किया गया खुद को, बाद में अनकॉन्शियस प्रोग्राम चलता है। सो हमको अगर ये समझ में आया है कि अनकॉन्शियस प्रोग्राम चलता है हमारे अंदर जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उसको अच्छा बुरा पता नहीं है, तो हम कॉन्शियसली उसके अंदर अच्छी प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं। और उसका एक ही सीक्रेट है, आप वो स्लाइड शेयर कर सकते हैं, उसमें कॉन्शियस कंडीशनिंग का स्लाइड है, उसमें 3 स्टेप्स उसके क्या है कंडीशनिंग के। हाँ, इसके बाद 3 स्टेप्स है कंडीशनिंग के। हाँ, इसके बाद अच्छा, ये अभी जो आपने एग्जांपल दिया एग्जांपल दिया था। हाँ, पाब्लो का, जो घंटी के बाद कुत्ते में सलाइवा आ जाता है। सलाइवेशन, यस। राइट, राइट। यस, कॉन्शियस कंडीशनिंग के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है? रिपीटेशन, दूसरा रिपीटेशन, तीसरा रिपीटेशन। ओके। रिपीटेशन, रिपीटेशन और रिपीटेशन, ये है कॉन्शियस कंडीशनिंग का सीक्रेट। रिपीट करना है ओके, मतलब जो जिस भी। के हाँ, लिए हमको हमारे अनकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है, उसके लिए रिपीटेशन इज द की। यस। तो क्या करें अभी?
हम तो प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी, हमारा डिफेंस तो चल ही रहा है। हम्म, उसके लिए हमने पिछले सेशन में इसीलिए क्योंकि ये हीलिंग द इनर डिवाइड, ये सिर्फ इंटीग्रेटिंग द इनर डिवाइड नहीं है, हीलिंग है। और हीलिंग में सबसे हाईएस्ट जो तरीका है वो है मेडिटेशन का। तो रिपीट क्या करें, हमको प्रोग्राम कैसे करना है खुद को? पहले तो हमारे गोल्स को हमें आइडेंटिफाई करना, हमको क्या चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे वेट गेन करना है, मसल मास बढ़ाना है, तो मेरा गोल हो सकता है, मैंने आइडेंटिफाई किया गोल, फिर मैंने प्लान बनाया और जिम ज्वाइन की और मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली। वो एक गोल हो गया और उसके ऊपर मैंने काम किया। दूसरा, डेवलप पॉजिटिव अफर्मेशन, डेवलप करने, खुद को लिखने हैं, किसी और के बोरो नहीं करने, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाएगा अनकॉन्शियस। जब आप खुद लिखेंगे तो बोलेगा ये मेरा है और उस पर काम करेगा। तो आपको खुद अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखने हैं और उसको रिपीट करना है ताकि अनकॉन्शियस का प्रोग्रामिंग हो। तीसरा, सक्सेस विजुअलाइज करना है, मतलब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के मेथड्स यूज करने हैं। ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात हो सकती है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे करें, कैसे काम करता है। और नेक्स्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि हमारे अंदर, हम एक्चुअली बाहर डिफेंस करने से पहले हमारे अंदर डिपेंड करते हैं और सबसे ज्यादा बात हम अपने अंदर करते हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक से भी हमारा अनकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। ये समझ में आया? यस। ओके। और लास्ट में हमने बात की कि हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म जो है मेडिटेशन का है। मेडिटेशन में स्पेस बनेगा, जो आपका इड है, सुपर ईगो है, वो दोनों अलाइन हो जाएंगे, नेचुरली अलाइन हो जाएंगे, एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, एफर्टलेस हो जाएगा ये पूरा प्रोसेस। इसीलिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर कुछ, किसी को सवाल? आप शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। तो 11 बज चुके हैं ऑलरेडी, 10:59, वी आर ऑन टाइम। तो आज जो भी हमने बात की, इसके ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ शेयर करना है, प्लीज ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। चैट में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। हाँ जी सर, हेलो। यस रुपेश जी, बोलिए। हाँ, यानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया जो मेन जो मैकेनिज्म है, यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है इसकी क्वालिटी के कारण सारी गड़बड़ हो रही है। इसके राइट। लिए इसको मजबूत जो मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, वो यूज करना पड़ता है। तो हमें कॉन्शियसली कुछ और देना है, भाई ये भी मैकेनिज्म है तेरे पास। हाँ। यस। ये यानी ये कुछ समझ में आया कि भाई ये चार ये हथियार नहीं है तुम्हारे पास, ये भी है, ये रख यस। ये रख। तो इससे भी अपने आप को बचा सकता है। हाँ, और इम्पोर्टेंट पार्ट ये समझना कि वाकई में जरूरत है साइकोलॉजिकल डिफेंस करना, जहाँ पे हाँ जरूरत है वहां पे करना जरूरी है। मगर रियली एम आई द बिलीव? फिजिकल ये तो समझ में आता है, इंस्टिंक्ट है, हम फ्लाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स देंगे या फ्रीज का रिस्पॉन्स देंगे, वो तो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल डिफेंस है, और अगर वो जरूरी नहीं है तो फिर उसको प्रोग्राम करके हम अच्छा दे सकते हैं। हाँ, यानी इसमें जो मुझे समझ में आया कि भाई खुद को राइट साबित करने की जो चाहत है कि नहीं मैं गलत तो नहीं होना चाहिए, यानी तो वो बाधा बनती है। यानी अगर वो डिबेट हो, अरे कोई भी गलत हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है
तो ओपन हो जाते हैं कि हाँ चलो तो मैं ये छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसा कुछ। करेक्ट, एब्सोल्युटली, ये जो आपने कहा, ये राइट का जो है ना, ये पर्सन ज्यादातर डिनायल यूज करता है, हम्म, वो मानता ही नहीं किसी को, सब गलत है। तो बिलीफ का हमने रोल समझा था, ये बिलीफ को ही हमको चेंज करना। हाँ, और ये जो पहले वाले 4 और आपने दूसरे 4 डिफरेंस लिखने चाहिए, तो सभी अनकॉन्शियस लेवल के ही है या? सारे 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 अनकॉन्शियस लेवल के। इसमें सिर्फ एक है सब्लिमेशन, जो हम कॉन्शियसली करते हैं, मतलब सब्लिमेशन यानी चैनलाइज किया जाता है हमारे इमोशंस को, जो हम मोस्टली वो कॉन्शियस एफर्ट है, वो ऑब्वियसली इट कम्स फ्रॉम ही बिलीफ हाउ द पर्सन इज, और सप्रेशन जो है वो कॉन्शियसली किया जाता है, बाकी जो भी है रैशनलाइजेशन कॉन्शियसली किया जाता है। मगर इसका जो क्या कहते हैं मोटिव है या एनर्जी जो आ रही है, वो अनकॉन्शियस से आ रही है। हम कह रहे हैं कॉन्शियसली करता है, पर वो अनकॉन्शियस, क्योंकि प्रोग्रामिंग हो गई। जैसे रैशनलाइजेशन, फट से मीनिंग बना लिया, अपने आप को सही साबित करने के लिए बोल दिया, या फिर मैं प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले को कुछ बता दिया, तो रैशनलाइज हो गया। सो एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग पूरा अनकॉन्शियस। आता वहां से है, यानी जो करंट आता है हाँ। वो, लेकिन बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन, लगता है कि ये कॉन्शियसली बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ड्राइव होता है वहां से, यानी जो मेन जो बॉस वहां पे बैठा है अनकॉन्शियस में। राइट, यस। तो इसमें इम्पोर्टेंट अगर किसी को समझना है कि अगर मैं मेरे बिलीव्स को चेंज कैसे करूं, अपने ऊपर काम कैसे करूं, इमोशंस पे काम कैसे करूं, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी जिसे कहा जाता है, और आरईबीटी भी एक होता है, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, आरईबीटी। ये दोनों जो थेरेपी है ना, बहुत बढ़िया थेरेपीज है, जो हमें रियलिटी प्रिंसिपल के नजदीक लाती है। जैसे कि सीबीटी में क्या होता है, अगर आपके कुछ अनरियलिस्टिक कुछ आपके बिलीव्स है अपने खुद के बारे में, तो वहां पे रियलिटी चेक किया जाता है कि रियली इज इट सो। फिर आपको अवेयरनेस में आता है कि यार ऐसा तो नहीं है, देन उसको अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। कि सीक्रेट क्या है ना इसका, आपके अवेयरनेस में आ जाता है ना, तो वो हील होना शुरू हो जाता है। वो अवेयरनेस में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सीबीटी आरईबीटी, इसमें आपका अवेयरनेस ही बढ़ता है। कुछ अनकॉन्शियस हम कर रहे होते हैं, और वहां पे कॉग्निटिवली सोचते हैं अवेयरली कि वाकई में ऐसा है क्या, चेक किया जाता है वहां। सो दैट इज वन ऑफ द मेथड यू कैन यूज। इमोशंस पे काम करना है तो आरईबीटी है। ये दोनों रियलिटी प्रिंसिपल के नजदीक लाने की पूरी कोशिश है, जिसे हम बैलेंस आ सकते हैं। यस, थैंक यू रुपेश जी, बहुत बढ़िया शेयरिंग था, थैंक यू सो मच। और कोई है किसको शेयर करना है? Any questions? ओके, और लास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया कि मेडिटेशन का बहुत ही बड़ा एक महत्व है, इस सभी बैलेंस में मेडिटेशन का बहुत ज्यादा महत्व है, राइट, टू अलाइन ईड विद सुपर ईगो। राइट। तो देखो, अगर किसी को अगर ये थ्योरी याद नहीं रखती है, मतलब लेमैन के लिए ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्या, तो नहीं। हमको इसमें से क्या लेना है कि देखो, अनकॉन्शियस है और कॉन्शियस है, ये दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा समझो इसको। और मेडिटेशन में क्या होता है, दोनों का अलाइनमेंट हो जाता है, नेचुरली होता है। और क्योंकि अनकॉन्शियस का बहुत डेप्थ है, अनकॉन्शियस को समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि उसके अंदर हम जो बिलीफ डाल देते हैं ना, वो अंदर जाने का रास्ता तो है, और बाहर आने का रास्ता नहीं। जैसे कि आपने ऐसा देखा होगा, एक बॉक्स होता है, चूहे का ट्रैप होता है, वो चूहा ऊपर से नीचे अंदर जाने की कोशिश करता है, वो एक व्हील होता है, वो रोल होता है और नीचे चले, ऐसा नीचे चले जाता है, ऊपर आ ही नहीं पाता। ऊपर नहीं आ पाता। अब देखो, बॉक्स में वो ऊपर तो नहीं आ पा रहे, लेकिन बॉक्स में हलचल तो रहेगी ना। तो अनकॉन्शियस में जो बिलीफ है वो हमारे अंदर एंजाइटी में तो रहेगा। अचानक से खराब लग रहा है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। महाराष्ट्रियन डेरीज तो फेमस है इसके लिए ना, कसं तरी वाटतंय। सदर होते हैं। सो ये क्यों,
क्योंकि बिलीफ अंदर तक जा चुका है। अब क्या है, उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, कॉन्शियस माइंड के रेल में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, मगर उसका इफेक्ट रहता है। तो क्या होगा, सपने आएंगे, ड्रीम एनालिसिस का भी एक मेथड होता है, फ्री एसोसिएशन जो सिगमंड फ्रॉइड ने मेथड यूज किया था उसको एक्सेस करने के लिए, मगर ये सब थेरेपिस्ट करते हैं। आप क्या करेंगे? आप मेडिटेशन करेंगे, सबसे बढ़िया, वो अपने आप ही ऊपर आके हील हो जाएगा। और अगर ऊपर आ भी गया तो आप उसको कॉन्शियसली सीबीटी आरईटी के साथ उसको हील कर सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। यस। ओके, तो आई थिंक कोई और सवाल नहीं है, तो आई थिंक यस वी कैन कंक्लूड द सेशन। यस थैंक यू सो मच प्रतीक सर, यस, थैंक यू। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है आज, और आई होप सभी को मिली होगी। तो इसी के साथ इसी सेशन की लिंक हम मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करेंगे। और इसी के साथ हमारी हर वीक की जो 10 से मॉर्निंग 10 AM टू 11 AM की जर्नी है वो ऐसे ही चालू रहेगी। तो अगले संडे भी मिलेंगे कोई सेल्फ इवोल्यूशन का नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्रतीक सर, थैंक थैंक यू। यू।